आज हमारे साथ अभिमन्यु जी है, अभिमन्यु जी, द दीपक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसे कि जीवन के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, आज स्टूडेंट लाइफ के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग 10th के बाद साइंस लाइन पर ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि आर्ट सब्जेक्ट हो गए, लोग इस पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, मेनली वजह यह है कि हमारे जो साइंस का जो स्कोप है थोड़ा ज़्यादा भी है, और स्टूडेंट चाहते हैं ज़्यादातर कि हम आईआईटी कॉलेज में जाएं, इंजीनियर और डॉक्टर बने, यही दो चीज़ देखते हैं। बाकी हर एक फील्ड में स्कोप है, लेकिन लोगों को एक्सप्लोर करने नहीं दिया जाता, वो सोच नहीं पाते। फिर जैसे कि कॉमर्स में भी है, आर्ट्स में ये दोनों में भी है, साइंस में तो है ही, लेकिन वो अपने आप को पहले पहचाने कि हमको क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, उसके हिसाब से उनको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए 10th के बाद। जी सर, जैसा कि मैं भी आपके बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ कि आपने भी इंजीनियरिंग की है। क्या 12th के बाद इंजीनियरिंग करना बेस्ट ऑप्शन है या किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं बोलूँगा कि इंजीनियरिंग करना भी सही है, नहीं है, दोनों चीज़ है। सही तब है आपको बहुत रुचि है कि हमको इस इंजीनियरिंग में ही जाना है, मैं इंजीनियर ही बनूंगा, तो आप जा सकते हैं। बाकी आप और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको किस फील्ड में जाना है। जी सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज की युवाओं को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप है, इस पर रील्स लोग बहुत ज़्यादा वायरल होती है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक बीएम की गाड़ी जा रही है, उसके पीछे 4 गाड़ी जा रही है, लोग उसकी रील्स को देखकर लोग यूपीएससी की तैयारी करने चले आते हैं। क्या इस मानसिकता के लोग यूपीएससी के लिए लायक है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात हुई कि लोग केवल रील्स के वजह से आ जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी गाड़ी देखकर। यूपीएससी वो चीज़ें है ही नहीं। आप जो अंदर सिस्टम जो काम होता है, जो आईएएस ऑफिसर करते हैं, आईपीएस करते हैं, वो अलग काम है। वो बस ऐसे ही किसी ने शॉर्ट बना दिया वीडियो कहीं जाते हुए एक दो, उसी पर लोग लाइक कमेंट करके बताएंगे ऐसा दबदबा वाला फीलिंग आती है देखने के हाँ, बाद। तो ऐसा नहीं है कि हम दबदबा वाले ही मिलेगा हर चीज़ है, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया का टॉपेस्ट एग्जाम है। जी सर, जैसे कि इंडिया के नंबर 1 में तो कैसी एग्जाम में से जेईई, एडवांस और यूपीएससी आती है जी। और मैं जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही, कोको जनता पार्टी जो बनी है अभिजीत के फाउंडर ऑफ कोको जनता पार्टी, वो नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुई थी 2026 की, जिसकी एग्जाम अभी जस्ट हुई है। क्या आपको लगता है कि नीट एग्जाम के लीक होने के पीछे किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, हाथ तो किसकी होगी, जो आपका वो पेपर बनाया और जो प्रोसेस है पूरा, वो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कहाँ हमारा फॉल्ट था और किसने पेपर लीक की। जी सर। हाँ, तो वो चीज़ है, वहाँ से है कि हम पेपर जहाँ से हमारा निकला हुआ है वहाँ पूरे कॉन्फिडेंशियल तरीका से, गुप्तनीय तरीका से रखा गया कि नहीं रखा गया, किसी को पैसा लेकर बेच दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमको क्या देखना चाहिए कि जहाँ वो एजेंसी जो पेपर प्रिंटिंग करती है वहाँ से लेकर जहाँ तक वो पहुँचते हैं पेपर, वो सारी चीज़ें। एग्जाम बोर्ड तक। जी। जी सर, जैसे कि अभी अभी अब तेवजी दिक्के जी हैं जो फाउंडर ऑफ सीजेपी के हैं, जो कोको जनता पार्टी अब कोको जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनता मंच पे, वहाँ पर एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के बाद क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आ सकती है? देखिए, वो बदलाव ना है और आई, ये अलग बात हुआ। जी सर। अगर मान लीजिए गलती हुई है, अगर इस्तीफा वो देते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिखती है कि हाँ, हमारे यहाँ क्या चीज़ें हुई है, उसके लिए मैं इस्तीफा दूंगा। तो आने वाला टाइम में ये लोग देख कर करेंगे, गलती हुई तो लोग इस्तीफा देते हैं और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। जी सर, समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा कि लोगों ने एक ही गलत इंसान ने अपने इस्तीफे दी या गलती हुई तो इस्तीफा दी, तो आने वाले लोग इस्तीफा दे देंगे, उनकी दर्द सताई रहेगी। ये आपकी बातों को मैं अपने एग्री करता हूँ। सर, जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई कमेडियन था, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जाके जनता मंच पे जाकर बोलता है कि माता सीता का नाम लेकर कि सीता के पति
सीता के पति के नाम लेकर लोग बोलते रहते हैं, उनके बारे में अब शब्द बोला गया। क्या ये मुद्दा भटकाने की साजिश हो सकती है? देखिए, मैं ये इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उतना इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी बस ये चीज़ें है कि जो मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इधर उधर की बातें ना किया जाए। जो मेन मुद्दे हैं जैसे पेपर जो लीक हो उस पर ज़्यादा फोकस हो। वोट तो सबको चाहिए जो वहाँ पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो सब चाहेंगे कि मैं साता में आऊँ, तो हाँ। कुछ राजनीति है ही ऐसा हम्म। चीज़ है। तो जो मेन मुद्दे हैं जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट या शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। सोनम वांगचुक जो है हमारे साइंटिस्ट भी रहे हैं, मतलब वो एक अच्छे इंजीनियर भी है। उन्होंने लद्दाख में बहुत सारे काम किए, जैसे कि आर्मी के लिए कैंप बनाना, सोलर कैंप बनाना, जैसे कि कॉलेज खोलना, स्कूल खोलना, वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाना। उन्होंने बहुत कुछ किए हैं। क्या सोनम वांगचुक जी 19 दिनों से 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या इनकी मेहनत लगता है आपको कि रंग ललाएगी? देखिए, मैं बताता हूँ, उनका एक अच्छे पोजीशन वो साइंटिस्ट रहे हैं लद्दाख के लिए। अब जैसे आपने बताया कि वो काम किए हैं, वो किए हैं, लेकिन रंग लाएगी या नहीं लाएगी वो तो गवर्नमेंट या लोग तय करेंगे। हाँ। तो लेकिन देखिए, आप यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि उतना बड़े सोच वाले व्यक्ति और वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जी सर। तो ये हमको एक मैसेज समाज को जाता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तभी इतने बड़े लोग आकर वहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। जी सर। ठीक, तो उसमें आप देखिए कि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो बहुत एक महान व्यक्ति हैं। जी सर। हाँ, तो उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि हमारे जो सरकार है वो अपने लिए नहीं लिया, वो हमारे स्टूडेंट, हमारे जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट का जॉब के लिए, तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ बचाने के लिए कि हम ऐसा अगर कदम लेते हैं तो मेरी सरकार आवाज़ सुनेगी और एक समाज को अच्छा मैसेज जाएगा कि कोई सपोर्ट में आया। जी सर, जैसा कि मैं अभी उस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सोशल मीडिया के अनुसार मैंने देखा कि नीट एग्जाम कैंसिलेशन के कारण लगभग 30 लोगों ने सुसाइड किया। इस मुद्दे को आप किस एंगल से देखना चाहते हैं? क्या नहीं, ये तो बहुत दुखनीय बात है जी कि बच्चों ने ये गलत कदम उठाया। लेकिन जीवन में एक ही एग्ज़ाम नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम को लेकर, नीट को ही लेकर कि हमारा पूरा जीवन हम बना लें कि मेरे नीट ही है तो नीट है। जीवन बहुत वेरियस टाइप ऑफ करियर है, ऑप्शन है, फील्ड है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। फिर अपने बच्चों माता पिता को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, होता है सर। क्या ये 30 बच्चों ने जो सुसाइड की है, इसकी सीधे से जिम्मेवारी क्या धर्मेंद्र प्रधान पर जाती है? देखिए, एक तो अकाउंटेबिलिटी है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है कि धर्मेंद्र प्रधान पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सारे काम जैसे कि उनको पर्सनली नहीं देखते हैं, उनके अंडर भी लोग हैं। जी सर। जो नीट पेपर हुआ तो बच्चों को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी परिस्थिति आए उनके सामने तो डट के खड़े रहें कि हम उससे लड़ सके। ठीक, उसके अनुसार हम, फिर बच्चे जब तक खड़े रहेंगे तभी तो हम सिस्टम को बदल पाएंगे जो चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगी सर? देखिए, आने वाला टाइम में खुद पता चल जाएगा। बाकी हम तो यही कह रहे हैं कि जल्दी सब अच्छे से सब संपन्न हो। सर अभिमन्यु जी, आपके अनुसार विद्यार्थी को किस लाइन पे जाना चाहिए? जैसे लाइन तो बहुत सारा चीजें हैं। जी सर। विद्यार्थी को खुद को पहले देखना चाहिए हमसे सबसे ज्यादा क्या चीज में इंटरेस्ट है। जी सर। तो वो चीजें वो वेरियस फील्ड में अपना ट्राई करे, देखे, उसमें अपना इंटरेस्ट देखे कि किस फील्ड में ज्यादा है। जी सर, जैसा कि आजकल हमारे युवाओं क्रिकेट देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्या क्रिकेट के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि 14 साल 15 साल की एक खिलाड़ी हमारे बिहार से हैं, वैभव सूर्यवंशी, आपने नाम सुना होगा जी। उसने इतनी कम उम्र में इतनी बहुत सारे अपने हासिल किए हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है सर? मेहनत, हार्ड वर्क। उन्होंने बहुत शुरू से ही हार्ड वर्क किया है, जब वो बचपन में ही थे
सर। हाँ, जब भी वो मतलब 10 साल के थे, सर। उससे पहले भी 6-7 साल से जब थे, उनको पता चला कि मुझे क्रिकेट में ही जाना है, तो उन्होंने प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस किया कि वो अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए। द प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। जी सर, इस बातों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सर। जैसे कि देखते हैं कि स्पोर्ट में क्रिकेट हमारे देश में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जबकि फुटबॉल जैसी गेम हमारे देश में अभी भी बहुत पिछड़ापन है। जैसे कि रैंकिंग के अनुसार देखें तो वर्ल्ड में 128 की लगभग में है, हमें भी उतनी याद नहीं है, लेकिन 120 प्लस है। क्या फुटबॉल जैसी स्पोर्ट हमारे देश में विकसित क्यों नहीं हो पा रही? इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? रीजन यही है कि बच्चे केवल ज़्यादा उस पर देखना पसंद कर रहे हैं। जब तक हम ग्राउंड रियलिटी नहीं जानेंगे कि हमारा जो अपना खेल है उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्रिकेट तो बहुत लोग देखते हैं, फेमस भी है इंडिया में, लेकिन जो बच्चे हैं वो केवल देखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। बहुत लाइव मैच हुआ, वो सारी चीज़ें जी सर। तो अपने जीवन में उतारेंगे। क्रिकेट एक खेल है। जी क्रिकेट सर, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा सर कि एजुकेशन सिस्टम हमारे जो इंडिया का है, कहीं ना कहीं हमें इसमें कमियां नज़र आती है। क्या इस कमियों को ढकने के लिए, इन कमियों को कमियों से बाहर निकलने के लिए हमारे एजुकेशन मिशन धर्मेंद्र प्रधान को क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए या उसमें सुधार करने चाहिए? हमें क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम सही है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम पे हम यही कहेंगे कि जब सही होता तो एनपी नहीं आता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था वो नहीं आता। तो देखिए, इसमें है कि वो इसीलिए आया है कि हम एजुकेशन को रिफॉर्म करें, एक न्यू चीज़ें लाएं, जैसे कि थ्योरेटिकल कम हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। अब आए धर्मेंद्र प्रधान पे, तो देखिए वो तो मिनिस्ट्री का वो है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे वो उनकी फैसला है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाना चाहिए जो पहले से बहुत वेल क्वालिफाई हो, अच्छा एजुकेशन हो उनका, और एक अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस हो वो चीज़ जो एजुकेशन में है उनसे, और अच्छे एक एडुकेटर हो और पढ़े लिखे हो। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा।